गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये वीडियो हमारे सभी भाइयों बहनों के लिए जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये बुक रेलवे सामान्य विज्ञान से ये सभी क्वेश्चन लिया गया है। इस बुक से लगभग सभी एग्जामिनेशन में इस बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आज का आप लोग ऐसे इसको रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं, रिवीजन करते रहें यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। आज मॉडल सेट नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं मैं आज का ये क्लास, और प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं हर एक वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों का पढ़ाई और साथ ही साथ रिवीजन भी चलता रहे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, क्या है? आंवला। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर यानी कि हम मनुष्यों में जो गुर्दे होते हैं, यानी कि किडनी का जो सबसे प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। हमारे शरीर में जो भी बेकार द्रव्य पाए जाते हैं उनको बाहर निकालना, ये हमारे गुर्दे का काम होता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किसकी कमी से रतौंधी होती है? यानी कि रात में हमें कम दिखता है, किस चीज़ की कमी से हमें रतौंधी होती है? विटामिन ए की वजह से। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में यानी कि हमारे मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहने का मतलब क्या होता है? अस्थि का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। और ये हमारे शरीर के जो जांघ होता है, यानी कि पैर का जो ऊपरी भाग, कमर के नीचे और घुटने के ऊपर, ये जो उस हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फीमर। और ये हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि मानी गई है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? शरीर में यानी कि हम मनुष्यों में सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? जबड़े की हड्डी। यानी कि आप जबड़ा आप देख सकते हो, यानी कि हमारे मनुष्य के जो फेस होता है, यानी कि हम लोग का जो मुंह होता है, जो जहाँ पे मनुष्य का दाढ़ी जहाँ होता है ना, उस वाले हड्डी को हम लोग बोलते हैं जबड़े की हड्डी। और ये जबड़े की हड्डी बहुत ही काफ़ी मजबूत होती है। आगे देखते हैं, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है किस चीज़ के वजह से, किस कारण होता है? ऐसा क्वेश्चन आता है। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? रेड ब्लड सेल, ओके, आरबीसी, इसका जीवन काल कितना है? ये है 120 दिन। 120 दिन बाद ये लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं, रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। यानी कि ब्लड, हमारे जो शरीर में ब्लड होते हैं, यानी कि खून होती है, अगर कहीं भी हमारे शरीर अगर कट जाए तो ऐसा तो हो सकता है, अगर वो थक्का ना बने तो क्या होगा ना, धीरे धीरे सारी खून हमारे उसी रास्ते निकल सकती है। लेकिन एक हमारे शरीर में विटामिन के पाया जाता है, विटामिन के, और विटामिन के की मदद से हमारे शरीर में खून का थक्का बन जाता है। और थक्का बन जाने से, एक जगह मान लीजिए आप कटा और वहाँ पे थक्का बनना शुरू हुआ, तो वो पीछे वाले ब्लड का रास्ता बंद कर देता है, तो वो आगे पीछे जो भी है बाकी ब्लड को रोक देता है। तो यानी कि विटामिन के जो है सहायक होती है हमारे शरीर में खून का, यानी कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक होती है। रुधिर का तरल भाग, यानी कि तरल भाग जो होता है, खून का तरल भाग क्या होता है? उसे कहा जाता है प्लाज्मा। ओके, प्लाज्मा आज के समय में आप लोग ने बहुत सुना होगा, प्लाज्मा डोनेट किया जाता है
आगे देखते हैं, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। यानी कि सर्वदाता यानी कि हर किसी को दे सकता है। ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी को दे सकता है वह होता है विटामिन ओ। विटामिन सॉरी ब्लड ग्रुप ओ होता है, और ओ में भी आप निगेटिव को देखे हुए है ना। अगर एग्जामिनेशन में आ गया तो वो हमें निगेटिव को हम लोग क्या कहेंगे, ओ निगेटिव जो सर्वदाता होता है आगे है, और ए भी क्या होता है, सर्वग्राही, हर किसी से खून ले सकता है, ए पी ग्रुप वाले लोग। ओके, आगे देखते हैं, पित्त उत्पन्न होता है। पित्त ये जो उत्पन्न होता है हमारे यकृत में, पेट के अंदर यकृत होते हैं, उसमें पित्त उत्पन्न होते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर। स्वस्थ मनुष्य यानी कि जो व्यक्ति एकदम जिसे कोई किसी भी तरीके का डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बहुत ही स्वस्थ है, उसका जो यानी कि ब्लड प्रेशर 120/80, जिसका भी 120/80 अगर ब्लड प्रेशर है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर ब्लड प्रेशर जांच कराया जाए तो अगर 120 के बदले 130/90 हो जाए, है ना, तो इसे बढ़ा हुआ कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और 120 के बदले और 120 और 180 के बदले 110 और 100 यानी कि 70 नीचे आ जाए तो इसे हम लोग ब्लड प्रेशर कम हो गया हो ऐसा कहते हैं। आगे देखते हैं, तो यानी कि आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 है, तो यानी कि वह स्वस्थ मनुष्य है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से यानी कि रक्त यानी कि ब्लड से अशुद्ध पदार्थ को अलग कौन करता है, ब्रिक यानी कि किडनी क्या करता है, अलग करता है जितने भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका, आप लोग हमारे मनुष्य की सबसे जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जो कि मनुष्य के जो ब्रेन में पाया जाता है। इस ब्रेन में तंत्रिका तंत्र ऐसे पाया जाता है जो कि बहुत ही घुमावदार होता है, यानी कि वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि बड़ी होती है, वो तंत्रिका तंत्र होता है। ओके, आगे देखते हैं, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर कुत्ते काट लेते हैं तो आपको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया मीनिंग होता है पानी से डर लगना, और कुत्ते के काट लेने से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी यानी कि हर एक वर्ड ऐसा वर्ड जिसमें लॉजी लगा होता है, यानी कि लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय के अध्ययन के पीछे लॉजी लगा होता है, यानी कि वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन हम लोग करते हैं वायरोलॉजी में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। अगर किसी भी व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसके खून में थक्का नहीं जम पाता है, यानी कि उसके शरीर में विटामिन के की कमी है, और विटामिन के की कमी हो जाने से क्या हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा तो देख सकते हैं, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग कहाँ हो जाती है, आँखों में हो जाती है। आगे हम लोग, ये तो हमारा सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मॉडल सेट नंबर 2 पे आते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का। जरों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। जरों का रूपांतरण यानी कि जड़ से आगे बढ़ के क्या बन जाता है, वो मूली, जो हम लोग मूली खाते हैं वो एक तरीके का जड़ ही है। ओके, गाजर, शकरकंद, ये सभी चीज़ जो भी हम लोग आहार के माध्यम से लेते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये जड़ ही हैं। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी कि तना, यानी कि जड़
जड़ के बाद एक तना हो जाता है, यानी कि उसका वो तना होता है। तने का उदाहरण क्या क्या है, आलू जो होता है ना, आलू एक तरीके का जड़ नहीं है, आलू से भी एक जड़ निकला होता है, उसके बाद वो तना होता है। अदरक जिसे हम लोग खाते हैं, आलू खाते हैं, अदरक खाते हैं और प्याज, ये सभी तने का रूपांतरण है। ओके, आगे देखते हैं। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि लोहा, हमारे शरीर में लोहा की भी मात्रा होती है और लोहे की मात्रा हमारे शरीर में किसके माध्यम से सर्वाधिक आ सकती है, पालक के पत्तों में होती है सबसे ज़्यादा, और लोहे की मात्रा हम लोग सर्वाधिक ले सकते हैं पालक के सेवन से। आगे देखते हैं। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, यानी कि हर एक मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना, वो संतुलित रहती है, यानी कि बैलेंस में बनी रहती है, और ये सभी बैलेंस में बनी रहती है, यानी कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये बैलेंस बनी रहती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, लॉजी वर्ड जहाँ भी जुड़ा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के अध्ययन को हम लोग लॉजी से इंडिकेट करते हैं। तो ये माइकोलॉजी किससे संबंधित है, कवकों के अध्ययन से। हड्डियों में मुख्यतः पाए जाता है, हड्डियों में सबसे ज़्यादा यानी कि मुख्यतः मेन क्या पाया जाता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। यानी कि कैल्शियम, अगर आपके पैर अगर कभी किसी का भी पैर अगर टूट जाता है या हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो उसे कैल्शियम वाली दवा खानी पड़ती है, और ये क्या करती है, हड्डियों में मजबूती प्रदान करती है। यानी कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, अगर टोटल ओवरऑल गुणसूत्र पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर जोड़े में पूछ लिया जाए तो हम इसे 23 जोड़े कहते हैं। आगे देखते हैं। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में होती है। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, वंशानुगत मतलब होता है यानी कि एक अगर किसी भी वंश में यानी कि एक जनरेशन में अगर वो रोग हो गया यानी कि वो बीमारी हो गई तो वो आगे वाले जेनरेशन में भी होगी। ये रोग होती है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया रोग होती है। वर्णांधता वंशानुगत रोग है और हीमोफीलिया भी वंशानुगत रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से होती है। मछलियाँ सांस लेती है, मछलियाँ सांस किस चीज़ के माध्यम से लेती हैं, गिल्स के द्वारा लेती हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, हम लोग गाजर अगर खाएं तो सबसे ज़्यादा विटामिन हमें मिलती है तो गाजर से मिलती है। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार यानी कि हर एक व्यक्ति के, हर एक मनुष्य में जो मुंह से निकलने वाली एक लार होती है जिसे हम लोग खाना चबाते वक्त वो जो खाने को गीला कर देती है, यानी कि वो लार होती है मुंह में, और ये मुंह में जो लार होती है इसमें पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, यानी कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो अगर उसमें अगर प्रोटीन पाया जाता है तो उस प्रोटीन का पाचन हमारे छोटी आंत में होती है। भोपाल गैस कांड 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था जिसमें गैस रिसाव हुआ था, गैस रिसाव हो गया था और जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 दोनों आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। आगे ही ऐसे करके ही आप लोग सुन भी सकते हैं।
और इसी तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। जिस किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में बहुत सारी एग्जामिनेशन होती है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जितने भी स्टेट एसएससी होती हैं, और साइंस जहाँ भी पूछा जाता है, जिस किसी एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, उसकी तैयारी आप कर सकते हो। तो धन्यवाद आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा वीडियो होगा सेट नंबर 3, जिसका डिस्कशन हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।